नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साधक के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आयोग के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन आज आयोग से हटके हम एक अधिकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में MPPSC ने अपने सिलेबस मतलब यूनिट 10 में दे रखा है। और एक चीज़ और बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भले ही एक या दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारी चीज़ों को कवर अप करें इसके अंतर्गत। लेकिन आपको याद रखना है, जो पहली क्लास में हमने 10 आयाम बताए थे, उन आयामों को ही आधार बनाकर मैं इस अधिकरण को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही बात है कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पुराने क्वेश्चन वर्ष 2020 में आया है जो, उस पर नजर डालते हैं। हालांकि ज्यादा क्वेश्चन तो इससे नहीं आया है, क्योंकि ये नए सिलेबस में, MPPSC के नए सिलेबस में जुड़ा है, इसलिए इससे कम क्वेश्चंस आए हैं। लेकिन एक बार मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि आपके लिए आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयोग के क्वेश्चन यदि आप सही करते हैं तो कट ऑफ से 2-3 नंबर ज्यादा रहेंगे, इतना विश्वास करिए। और कोशिश करिए कि आयोग से जो भी क्वेश्चन आए बिल्कुल गलत ना हो। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन वाले पॉइंट मैंने बहुत अच्छे तरीके से पिछले वीडियोस में भी क्लियर किए हैं, और आगे वाले जो क्लासेस होने वाली हैं उसमें भी मैं अच्छे से क्लियर अप करने वाला हूं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन वर्ष 2020 में NGT से क्या आया था। NGT का पूर्ण नाम ही इन्होंने पूछ लिया था। आप समझ रहे हैं, ज्यादा डीप जाकर कभी भी आयोग से क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आयोग में कम से कम इतनी मेहनत कर लीजिए कि जो हर वर्ष 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं वो आपके गलत ना हो। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं ऑप्शन इन्होंने क्या दिया था। तो इन्होंने ऑप्शन दिया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया था नेशनल जर्नल ट्राई, और जो तीसरा ऑप्शन उन्होंने दिया था C न्यू जर्नल ट्रिब्यूनल्स, और डी ऑप्शन इन्होंने दिया था नेशनल ग्रीन प्राइज। ठीक है, इसका सही आंसर ए है। यह स्वाभाविक सी बात है, आप सभी लोगों को पता रहा होगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं आयोगों से क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2020 में ही पूछा गया है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर कर सकता है। अब देखिए, क्वेश्चन में ही दो चीजें क्लियर हो गई। पहला क्या कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अगेंस्ट में यदि अपील करना है आपको तो कहां कर सकते हो, तो सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हो। ठीक है, कितने दिन के अंदर कर सकते हो, ये डीपली क्वेश्चन नहीं है। यदि आपने NGT पढ़ा होगा, आसानी से पढ़ा होगा, सामान्य तरीके से पढ़ा होगा, तो एक ये जनरल चीज है कि आपकी नजर जरूर पड़ी होगी, क्योंकि दूसरे आयोगों में ऐसी स्थिति नहीं बनती है। और मैंने हमेशा बोला है कि जिन आयोगों में दूसरों की तुलना में थोड़ी सी भिन्न चीज जो भी मिले उसको अच्छे से आपको याद करना है, उसे अच्छे से याद रखना है, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसमें क्या क्या ऑप्शन इन्होंने दिया था। ए ऑप्शन 30 दिन दिया था, बी ऑप्शन 45 दिन दिया था, सी ऑप्शन 60 दिन दिया था, और डी ऑप्शन 90 दिन दिया था। इसका सही आंसर है डी 90 दिन। अभी नहीं आ रहा है आपको, तो अभी लोड लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं अभी सारी चीजें इसके बारे में आपको क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में। चलिए अधिकरण के बारे में अब सामान्य परिचय हम बता दें। तो सबसे पहले यहां पर क्या है, एक ट्रिब्यूनल्स है, अधिकरण है। अधिकरण का सीधा सा मतलब यह होता है कि अर्ध न्यायिक शक्तियां इसके पास होती हैं। कोर्ट से ये थोड़ा सा अलग होता है। इतना बस समझने के लिए आप इतना समझने के लिए बस याद रखिए, ठीक है, कि ये अर्ध न्यायिक शक्तियों से भरा होता है। जैसे कि हर आयोगों में मैंने क्या बताया कि हमने जो आयाम आपको पहली क्लास में बताया था, हर क्लास में हम वही करते हैं, वही आयाम बनाते हैं, ताकि आपके दिमाग में एक माइंड मैप रहे, एक थीम रहे, और उसी को आधार बना के आप सारी चीजें पढ़ते रहें। तो सबसे पहले सामान्य परिचय की बात करते हैं। तो इसका गठन किसके अंतर्गत किया गया है, तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 की धारा 3। अब यहां पर धारा 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 4 स्टार बना के नोट डाउन करिए। मैं इसीलिए आपसे चिल्ला चिल्ला के बार बार ये सारी चीजें कहता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है। मैंने 3 स्टार बना दिया है, तो आपको याद रखना है कि धारा 3 के अंतर्गत
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के बारे में, अधिकरण के बारे में बताया गया है, नंबर 1। और नंबर 2, ये अधिकरण किसके अंतर्गत बना है? तो अधिनियम 2010 के अंतर्गत बना है। और जब अधिनियम 2010 के अंतर्गत बना है तो ये सीधी सी बात है कि इसकी प्रकृति क्या होगी? इसकी प्रकृति संविधिक होगी। ठीक है, तो इस तरह से यदि एनजीटी से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके क्लियर होने चाहिए। पहले, किस अधिनियम के अंतर्गत बना है? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत बना है। उसके बाद आपको इसका सन बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि हो सकता है ये आपसे पूछ लें कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम कब बना था, तो आपको याद रखना है 2010 में बना था। उसके बाद कौन सी धारा के अंतर्गत बना था, तो आपको याद रखना है धारा 3 के अंतर्गत बना था, धारा 3 के अंतर्गत बना था। ठीक है, इस बार पूछा जा सकता है। ऐसे नहीं याद होता है तो एनजीटी में 3 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? एनजीटी में 3 शब्द हैं और ये 3 धारा 3 के अंतर्गत है। ऐसा कुछ करके अपने हिसाब से याद कर लीजिए। मैंने तो ऐसे ही याद किया था। ठीक है, हर आदमी का याद करने का अपना तरीका होता है। एनजीटी में 3 शब्द हैं और ये धारा 3 के अंतर्गत है, बस बात खत्म। वैसे मेरे हिसाब से यदि आप ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से सुनोगे तो ये चीज याद रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्थापना की बात करते हैं। स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 2010 हुई थी, लेकिन केवल वर्ष 2010 याद नहीं रखना है, आपको पूरी डेट रखना है, 18 अक्टूबर 2010। इस तरह की डेट याद रखने का मैंने एक तरीका आपको बताया है कि किसी दोस्त का, किसी रिलेटिव का बर्थडे यदि 18 अक्टूबर के आसपास है तो आप उससे रिलेट करके, और ऐसा रिलेट कर लीजिए कि मेरे बड़े भाई साहब का बर्थडे इस अक्टूबर को है और एनजीटी के तहत हमने एक हरा पौधा लगाया। कुछ भी जो तरीका हो आपको याद करने का वो कर लीजिए। ठीक है, मेरा जो तरीका है मैं इसी तरह से याद रखता हूं चीजें, आप भी कर सकते हैं। नोडल एजेंसी आपको याद रखनी है, पर्यावरण मंत्रालय इसके अंतर्गत, मतलब पर्यावरण मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर हैं। जितने क्वेश्चन बनने वाले थे सामान्य परिचय से वो सारे मैंने डिस्कस कर दिए। ज्यादा डीप में इसलिए नहीं गया क्योंकि आपसे ज्यादा डीप में क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रकृति की हमने पहले ही चर्चा की थी, संविधिक है और अर्ध न्यायिक है। मैंने आपको बताया है कि जो अधिकरण होते हैं वो पूर्ण न्यायिक नहीं होते हैं, अर्ध न्यायिक होते हैं, लेकिन सजा और जो आपका जुर्माना दोनों लगाने का अधिकार रखते हैं। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो नई दिल्ली में मुख्यालय, मतलब इसका जो मेन मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। और सबसे बड़ी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अब यहां से 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं। कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं? 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि एनजीटी के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो आपको याद रखना है 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और दूसरा क्वेश्चन कि कौन कौन से कार्यालय हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इन चार कार्यालयों में से एक कार्यालय भोपाल में है और भोपाल हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी है, इसलिए एनजीटी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यह बात आप याद रखिएगा। 4 क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन से हैं? तो एक भोपाल है, दूसरा कोलकाता है, तीसरा पुणे है और चौथा चेन्नई है। ये चारों नाम आपको याद रखने हैं, बिल्कुल दिमाग पे बिठा लीजिए। भोपाल, कोलकाता, पुणे, चेन्नई। क्योंकि आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन एनजीटी का कार्यालय नहीं है? कार्यालय नहीं है वो क्या लिख देगा? भोपाल लिख देगा, कोलकाता लिख देगा, पुणे लिख देगा और रायपुर लिख देगा। ठीक है, यदि आपको चारों चीजें याद नहीं होंगी तो आप हो सकता है टिक करके किस में आ जाए? कोलकाता में टिक करके आ जाए, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जबकि टिक किस में करना था? आपको रायपुर में करना था। ठीक है, यहां तक की सारी चीजें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं। इसका उद्देश्य वो अपने नाम में ही कह रहा है, सीधी सी बात है कि पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को बहुत तेजी से निपटाने के लिए इस एनजीटी का बनाया गया है। तो पर्यावरण संबंधी मुद्दों को तेजी से निपटारा करने के लिए, जिससे देश की अदालतों में मुकदमों की बोझ को कम कर सके। ठीक है, तो इसका उद्देश्य तो वैसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आप एनजीटी के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए इसका उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संरचना। संरचना भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको याद रखना है एक अध्यक्ष है, उसके बाद न्यायिक सदस्य कितने से कितने हो सकते हैं? तो 10 से 20 न्यायिक सदस्य हो सकते हैं। और विशेषज्ञ सदस्य कितने हो सकते हैं? तो 10 से 20 विशेषज्ञ सदस्य हो सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न कि इसमें न्यायिक सदस्यों की संख्या कितनी है? वो ऑप्शन दे देंगे 10 से 20, 20 से 40,
5 से 10, 15 से 25, ठीक है, इस तरह से ऑप्शन दे देंगे। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि इस तरह की चीजें एग्जैक्ट याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो 10 से 20 सदस्य हो सकते हैं न्यायिक सदस्य में, और विशेषज्ञ सदस्य कितने हो सकते हैं? तो 10 से 20 सदस्य जो है वो विशेषज्ञ के रूप में हो सकते हैं। उसके बाद अध्यक्ष की योग्यता देख लेते हैं, क्या है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, याद रखिएगा, फिर से पढ़ता हूं मैं, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश, ठीक है, इसका अध्यक्ष हो सकता है, वर्तमान या सेवानिवृत्त, दोनों में से कुछ भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है और उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश, यही शब्दों से खेलता है। यदि आप इन छोटे छोटे शब्दों को पकड़ेंगे तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि ये 10 से 12 क्वेश्चन जो आयोग से पूछे जाएंगे वो आप बिल्कुल सही करके आओगे। दूसरी बात, न्यायिक सदस्य जिनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? जिनकी संख्या 10 से 20 होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश हो सकते हैं। यहां पर मुख्य न्यायाधीश की चर्चा नहीं की गई है न्यायिक सदस्य में। उसके बाद विशेषज्ञ सदस्य की बात करते हैं, डॉक्टर या मास्टर्स होते हैं। यहां पर डॉक्टरेट का मतलब क्या होता है कि किसी विशेष चीज पर जो डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर लेते हैं उन्हें क्या बनाया जाता है? विशेषज्ञ सदस्य के रूप में बनाया जाता है, ठीक है। संरचना के बारे में सारी चीजें क्लियर होंगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम नियुक्ति और सेवा शर्तों की। किसकी करते हैं? नियुक्ति और सेवा शर्तों की। तो अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। मैं एक बार फिर से बता दूं, जहां भी नियुक्ति के बारे में, इस्तीफा के बारे में, ठीक है, ऐसी कोई वेतन भत्ते के बारे में कि कौन डिसाइड करता है, यदि वहां पर केंद्र सरकार लिखा है तो आपको एग्जाम पेपर में ठहर जाना है और वहां पर सोचना है कि कहीं यहां पर राष्ट्रपति तो नहीं थे। उसके बाद अपनी बात क्लियर करते हुए आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो केंद्र सरकार द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर इनकी नियुक्ति की जाती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद सदस्य कौन बनता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा ही सदस्य की नियुक्ति की जाती है एक चयन समिति की सिफारिश पर, ठीक है। उसके बाद वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित होती है। तो यहां पर केंद्र सरकार तीनों मायनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए, सदस्यों की नियुक्ति के लिए, और नंबर 3 वेतन और भत्ते कौन डिसाइड करता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। अब कार्यकाल की बात करते हैं, तो इसका कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार बनाइए और नोट डाउन करिए, क्योंकि सबका अलग अलग कार्यकाल है और आपको याद रखना है कि इनमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन मन में ना रहे, ठीक है। तो कार्यकाल की बात करेंगे तो 5 साल है, कार्यकाल 5 साल रखा गया है, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन देखिए उम्र अलग अलग है, वो मैं अभी आपको क्लियर करता हूं कैसे। यदि सुप्रीम कोर्ट का अध्यक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट का बनाया जाता है न्यायाधीश, तो उसका कार्यकाल कितना रहेगा? तो आपको याद रखना है 5 वर्ष या 70 वर्ष, दोनों में से जो पहले हो। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, इसीलिए बोल रहा हूं, यहां पर क्लियर कर रहा हूं और सारी चीजें हाईलाइट कर रहा हूं कि इसका कार्यकाल महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबका कार्यकाल अलग अलग बोला गया है। जैसे अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का है, यदि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश को यदि अध्यक्ष बनाया जाता है तो कार्यकाल 5 साल का होगा या तो 70 वर्ष का होगा, इनमें से दो जो भी पहले होगा वो। और यदि अध्यक्ष हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जाता है तो कार्यकाल तो 5 वर्ष का रहेगा ही, लेकिन उम्र कितनी हो जाएगी? 67 वर्ष हो जाएगी, 3 साल कम हो जाएगी। इसको अब कैसे याद रखना है? तो वो आपको याद रखना है, जैसे सुप्रीम कोर्ट की 70 साल है तो 7 से 70 और 7 से सुप्रीम, क्या एक बार मैं आपको कोड याद आ गया तो मैं बता दूं, 7 से 70 और 7 से सुप्रीम, ठीक है। तो इनकी 70 वर्ष है, उसके बाद इसकी 67 है हाई कोर्ट की, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायिक सदस्यों की कितनी है? तो वो भी बता दूं आपको, न्यायिक सदस्यों की 5 वर्ष और 67 वर्ष है। कितनी है? 5 वर्ष और 67 वर्ष है। विशेषज्ञ सदस्य की कितनी है? 5 वर्ष और 65 वर्ष है। और उसके साथ ही पुनर्नियुक्ति की बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष और सदस्य द्वारा इनकी जो नियुक्ति है वो पुनः नियुक्ति इनकी नहीं की जाती है। तो हो सकता है यदि एनजीटी से आपको इस तरह से स्टेटमेंट लिखा दे दें कि अध्यक्ष व सदस्यों की
पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट दे देंगे तो वो स्टेटमेंट गलत होगा, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अब पद निष्कासन की बात कर लेते हैं। तो त्यागपत्र किसको, अभी हमने देखा त्यागपत्र केंद्र सरकार इसमें हावी हो रहा है, क्योंकि वेतन भत्ते की बात भी केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, नियुक्ति की बात भी केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। और देखिए जब हम त्यागपत्र और निष्कासन की बात कर रहे हैं तब भी केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से, इस लिहाज से देखा जाए तो केंद्र सरकार महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए तो त्यागपत्र किसको दिया जाएगा, तो क्या केंद्र सरकार को त्यागपत्र दिया जाएगा। पद निष्कासन की बात करेंगे तो केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर यह पद निष्कासन कर सकते हैं। ठीक है, अध्यक्ष या सदस्य का कैसे कर सकते हैं, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, और ये किस आधार पर सलाह देगा। ठीक है, मतलब केंद्र सरकार के सामने आधार कौन कौन से हैं, तो कदाचार या अक्षमता के आधार पर, मानसिक रूप से अस्वस्थ होने पर, पद का दुरुपयोग करने पर, नंबर 4 अपने कर्तव्यों का पालन ना करने पर, और लास्ट है कार्यकाल के दौरान बाहरी लाभ नियोजन में संलग्न होने पर। तो इन 5 आधारों पर केंद्र सरकार जो है वो पद निष्कासित कर सकता है अध्यक्ष को या सदस्य को। लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण ये है कि मुख्य न्यायाधीश सलाह देगा केंद्र सरकार को, तब केंद्र सरकार हटाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और यहां पर केवल ये भी लिखा जा सकता है कि एनजीटी का पद निष्कासन केवल केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, किसकी, मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर केंद्र सरकार अध्यक्ष और सदस्यों का पद निष्कासन करता है। अच्छे से दिमाग पे बिठा लीजिए, क्योंकि इस बार एनजीटी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। अब बात कर लेते हैं आयोग के कार्यों की। कार्य मैंने पहले भी बताया है कि कार्य से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम है, लेकिन यदि 2% भी संभावना है फिर भी हम उसको कवर अप करेंगे। ठीक है, चलिए शीघ्र निपटारा करना इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। पर्यावरण से जुड़े मुद्दों का प्रभावी एवं शीघ्र निपटारा करना। ठीक है, उसके बाद जागरूकता अभियान, इतने सारे आपने देखा होगा कि पर्यावरण बचाइए और सारी चीजें, जल बचाइए, मिट्टी बचाइए। ठीक है, सदगुरु के द्वारा किस प्रकार से मिट्टी बचाओ आंदोलन कराया गया था, तो ये सब चीजें, जागरूकता अभियान किसके द्वारा चलाए जाते हैं, तो इसके द्वारा। फिर उसके बाद पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकने में प्रमुख भूमिका निभाती है। जैसे कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, ठीक है, कोयला की खदान की कंपनियां जो वो लिए रहते, ठेके लेके काम करती हैं, वो सही तरीके से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। सरकार जो डेवलपमेंट करा रही है, तो ऐसा तो नहीं कि सड़कों में जो पेड़ लगे उन्हें केवल कटवा दिया जा रहा है, उन पेड़ों को उखड़वा के ट्रांसप्लांट दूसरी जगह करवाया जा रहा है कि नहीं करवाया जा रहा है। ये सारी चीजें आयोग के द्वारा, इस राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा ध्यान में रखा जाता है। ये भी इसका प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ये है कि एनजीटी पर्यावरण से संबंधित 7 कानूनों के तहत मामलों की सुनवाई कर सकता है। इसको आप उंगलियों में याद कर लीजिए, 7 कानून उंगलियों में। ठीक है, क्योंकि वो आपसे पूछ सकते हैं कि एनजीटी पर्यावरण से संबंधित किन कानूनों में सुनवाई नहीं हो सकती। क्या पूछ सकता है, किन कानूनों में सुनवाई नहीं हो सकती। तो आपको याद रखने हैं ये 7 कानून कौन कौन से हैं। पहला, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974। दूसरा है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकरण अधिनियम 1977। तीसरा अधिनियम है वन संरक्षण अधिनियम 1980। चौथा अधिनियम है वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981। उसके बाद 5वां अधिनियम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। और जो महत्वपूर्ण है बात है, जो थोड़ा सा पर्यावरण से अलग है, 4 स्टार बनाइए और नोट डाउन करिए, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991। उसके बाद जैव विविधता अधिनियम 2002। ये सातों अधिनियम आपको याद होने चाहिए एनजीटी से जो संबंधित हैं। तो यहां तक के ये 7 अधिनियम आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि इनका नाम आपको हाथ में याद होना चाहिए। और ये अधिनियम लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, कौन सा अधिनियम, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, ये बिल्कुल थोड़ा सा अलग लग रहा है पर्यावरण से, लेकिन ये इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। और हो सकता है पेपर बनाने वाले के दिमाग में आए कि आप गेस ना कर पाओ ऑप्शंस देख के, तो यदि ये ऑप्शन दे देगा तो हो सकता है कि आप उसको ना कर पाओ। इसलिए आपको याद रखना है लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991।
ठीक है। और एक विशेष बात मैं आपको बता दूं जिसमें आपको डाउट हो सकता है कि यह अधिनियम है या नहीं है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 इसके अंतर्गत शामिल नहीं है, जो कि यदि वो दे देता है ऑप्शन में तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज्ड हो जाएं कि ये संरक्षण से संबंधित है, तो हो सकता है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अंतर्गत इसको रखा गया हो सुनवाई करने के लिए। लेकिन याद रखिएगा ये अपवाद है। 3 स्टार बनाइए और नोट डाउन करिए कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है। दूसरा, अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006, ये दोनों अधिनियमों को इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है। अपवाद है। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि जब आपके ऑप्शन में 4 अधिनियम दे दें तो आपको मन में कंफ्यूजन नहीं पालना है। पहला अधिनियम क्या है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, और दूसरा अधिनियम कौन सा है? अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006, जो एनजीटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखे गए हैं। आपको ये दोनों अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखने हैं, और इनके साथ पीछे के जो 7 अधिनियम मैंने बताए थे उनको भी आपको याद रखने हैं। किसी भी तरह का कंफ्यूजन मन में नहीं पालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ विशेष बातों की चर्चा कर लेते हैं। पहली, अपील की बात कर लेते हैं कि जो मैंने शुरू में ही बताई थी, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि एनजीटी के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। क्या बात क्लियर कर दूं मैं आपको कि एनजीटी के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो यहां पर क्वेश्चन बनता है कि एनजीटी के विरुद्ध किस न्यायालय में अपील की जा सकती है। वो आपको ऑप्शंस दे सकते हैं, सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय, राज्य न्यायालय, ठीक है, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो आपको क्या टिक करना है? सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद समय अवधि, पिछली बार वर्ष 2020 में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जा चुका है कि एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश निर्णय के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर, कितने दिनों के भीतर? 90 दिनों के भीतर जो है एनजीटी के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। उसके बाद आर्थिक दंड का भी अधिकार दिया गया है इसे। किस तरह के आर्थिक दंड का? एनजीटी व्यक्तिगत स्तर पर 10 करोड़, मतलब कोई व्यक्ति यदि व्यक्तिगत रूप से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है तो कितना कर सकता है? 10 करोड़ का। उसके अलावा यदि कोई कंपनी है तो उस पर कितना किया जा सकता है? तो 25 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद कारावास, एनजीटी अधिनियम का पालन ना करने वाले को, मतलब एनजीटी ने यदि आदेश कर दिया है और कोई व्यक्ति हो या कोई कंपनी हो यदि एनजीटी के अधिनियम का पालन नहीं करता है तो उसे अधिकतम 3 वर्ष का कारावास दिया जा सकता है। 3 स्टार बनाइए और नोट डाउन करिए, कितने वर्ष का कारावास दिया जा सकता है? 3 वर्ष का कारावास दिया जा सकता है। अनिवार्यता क्या है? एनजीटी के पास आने वाले पर्यावरण संबंधित 6 महीनों के भीतर निपटाने चाहिए। मतलब कोई भी यदि पर्यावरण से संबंधित मुद्दा आता है, एनजीटी के पास आने वाले पर्यावरण से संबंधित मुद्दे जो आएंगे उनको कितने महीने में निपटाना होगा, यह भी महत्वपूर्ण है। 3 स्टार बनाइए और नोट डाउन करिए, 6 महीनों के अंदर उसे निपटाना होगा, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही यदि आप हमारी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं इस वीडियो की, मतलब एनजीटी से संबंधित यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम साधक में जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर सकते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।